बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स क्या उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स मतलब कि ज़रूरियात। आई थिंक दैट इज़ कंपल्सरी मीन्स आ कंडीशनरी नेसेसरी थिंग्स। तो इस चीज़ को हम रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो इसको अगर हम ओवर अपनी कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ है तो उसको हर किसी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम डेली लाइफ की कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान, तो इसको भी एक ज़रूरत है, जैसे कि हमें खाने की, पीने की, तो पहनने की, ये सारी हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर वगैरह में बात करें तो इसमें सिस्टम, अगर हम कुछ सिस्टम बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी बना रहे हैं तो इनको भी इसी तरह हमारे तरह ज़रूरियात होती है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जिस जो रिक्वायरमेंट्स के बगैर वर्क करें। तो रिक्वायरमेंट्स जो है मुख्तलिफ तरह की होती हैं। रिक्वायरमेंट्स एनालाइजिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हम जो सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो इसमें इन चीज़ों के बारे, इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में बात करें तो आप जो ये फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने डिस्कस किया तो इसको आप एज अ डेफिनेशन ले सकते हैं। अगर आप उससे डेफिनेशन रिक्वायरमेंट की पूछी जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन में तो आप ये वाली डेफिनेशन बता सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब कि रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी वगैरह की जाती है, फिर उनका एनालाइज किया जाता है। एनालाइज के मतलब कि उनको दोबारा स्टडी किया जाता है तो और देखी जाती है। और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि तफसीलात के साथ रिक्वायरमेंट्स को बयान करना। तो जैसे कि एग्जांपल तौर पर, जैसे कि मोबाइल की स्पेसिफिकेशन, तो मोबाइल को डिटेल के इसमें ये फीचर्स वगैरह होते हैं। तो इसी तरह रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में भी हम हर रिक्वायरमेंट्स को डिटेल के साथ देखते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कह रहा है कि मैनेजिंग रिक्वायरमेंट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है इसको मैनेज करना उसको आना चाहिए। तो जो थर्ड पॉइंट में अगर देखें, अगर हम किसी रिक्वायरमेंट्स को हम अंडरस्टैंड वगैरह नहीं करेंगे, हम हमें कोई और चीज़ चाहिए, हम बना कोई और चीज़ नहीं, हमें अपनी रिक्वायरमेंट से हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम किसी गलत चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें फ़ायदा नहीं देगी। अगर हम रिक्वायरमेंट्स कोई और हो, हम कुछ और प्रोजेक्ट बना दें तो इससे हमारा जो यूज़र है उसकी तो जो ज़रूरियात यानी कि जो उसकी सब वो तो फुलफ़िल हो ही नहीं रही थी। इसलिए जितने भी ज़्यादातर मोस्ट जो प्रोजेक्ट जो है फेल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो यूज़र अंडरस्टैंड नहीं करते बल्कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा देते हैं। तो इसलिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले अंडरस्टैंड करनी चाहिए और उसके बाद प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए। तो नॉट वाटरफॉल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट वाटरफॉल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन पा रहे हैं तो इसमें यूनिफाइड प्रोसेस है। यूनिफाइड प्रोसेस जो है ये 90% जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का सब्जेक्ट है यूनिफाइड प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए जो यूनिफाइड प्रोसेस है वो क्या कहता है कि इसमें जो जिस टाइम भी चाहे हम हमारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह या किसी भी चीज़ में हम चेंजिंग कर सकें। तो वाटरफॉल कहता है कि एक बार जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं हम इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, बस उसको वहीं फ्रीज कर लिया और उसके बाद स्टार्टिंग करिए अपना प्रोजेक्ट वगैरह। लेकिन यूनिफाइड प्रोसेस ये कहता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप इटरेशन के साथ उसको रिफाइनमेंट वगैरह की जाए। तो मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब है जो भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स वगैरह होते हैं वो हमें क्या कहते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो हमें बताते हैं वो ना अनक्लियर होती हैं या फिर वो एज अ टाइम के साथ चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान जब किसी चीज़ को यूज़ करता है तो वो यूज़ करने के बाद कहता है कि इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, देखने के बाद यूज़ करने में जो भी। तो इसलिए जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह उनको हमें चेंज करना चाहिए टाइम के साथ जैसे हमें ज़रूरत पड़े। और जब चेंज करेंगे तो उसके बाद हमें उनको उन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज वगैरह भी करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स वो चीज़ होती है जो हमारे क्लाइंट या यूज़र्स वगैरह उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। स्टेक होल्डर अगर हम सिंपल से एग्जांपल लें
तो ये हमारे, अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं वगैरह, ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं यूनिवर्सिटी के। ये किस तरह स्टेक होल्डर हैं, यानी कि हमारे यूनिवर्सिटी पे इफेक्ट होगा, डायरेक्टली इफेक्ट होगा हमारी यूनिवर्सिटी पर। अगर स्टूडेंट्स नई यूनिवर्सिटी में आएंगे तो हमारे जो इफेक्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी पे, अगर टीचर नहीं आएगा फिर भी यूनिवर्सिटी पर इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस हमारी यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स नहीं, क्योंकि उनकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो आए या ना आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में टीचर और स्टूडेंट्स वगैरह में नहीं हो रहा है। तो इसलिए स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो स्टेक होल्डर्स नहीं होते। तो सिंपल यही है कि जो हमारे कस्टमर्स वगैरह होते हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स, यूज़र जो होते हैं स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्बीज, यानी कि अगर हम, चूँकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो और इसकी टाइप्स, इसमें यूनिफाइड प्रोसेस आ जाता है। तो यूनिफाइड प्रोसेस जो है वो कैटेगराइज करता है रिक्वायरमेंट्स को इन टाइप्स में, फॉरपीस और प्लस, यानी कि मामूली। प्लस का मतलब है एंसिलरी, मामूली से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स, उसका मतलब होता है प्लस का। तो वो कैटेगराइज करता है इनको इन टाइप्स में। लेकिन अगर हम जनरल की बात करें तो ये, वो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स, इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक डिवाइड किया जाता है फंक्शन रिक्वायरमेंट और दूसरी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। ये भी जो है यहाँ फर्पीस हैं, ये फंक्शन और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन ये जो हमारा यूनिफाइड प्रोसेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो हमारा सब्जेक्ट है, वो अगर उसकी बुक की वगैरह की बात करें तो इसको ये कैटेगराइज करता है इसकी टाइप्स वगैरह में। तो आपको याद है कि अगर हम यूनिफाइड प्रोसेस वगैरह की बात करेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ें लिखनी होगी जब रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स आएंगी। लेकिन हम जनरल से बात करें तो उसमें रिक्वायरमेंट, उसकी फंक्शन और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट की डिस्कस की जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमारे पास हाईलाइटेड होती है, जो यूज़र हमें बताता है, जो कि हमें मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करनी होती है, जो हमें नज़र आ रही होती हैं। और जो हमें नज़र वगैरह नहीं आ रही, जो हाईलाइटेड नहीं होती, वो हमारे पास नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि हम एक सिंपल से एग्जांपल लेकर समझते हैं कि फंक्शन और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या थी। फंक्शन रिक्वायरमेंट, अगर हम एटीएम की एग्जांपल लें तो अगर आप एटीएम पे जाते हैं और आपको जो स्क्रीन यानी इंटरफेस जो नज़र आ रहा होता है, तो वो हम आपका जो है वो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है। और जो बैक एंड पर जितनी भी वर्किंग वगैरह हो रही है, सिक्योरिटी या जो कुछ भी बैक एंड पे जो भी हो रहा है, यूजेबिलिटी, वो फास्ट काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ है, तो ये सारा कुछ क्या है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है, जिसके साथ यूज़र को कोई गर्ज नहीं होती। ये जो डेवलपर्स वगैरह उनको खुद से ऐड करनी होती हैं। तो जो मेन डिफरेंस है वो फंक्शन और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में यही है। तो ये पहले जो फर्पीस, तो कि सबसे पहले एफ स्टैंड फॉर फंक्शनल। इसमें हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है कि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है मैं डिटेल के साथ बताऊँ। इसमें हमारे फीचर्स, कैपेबिलिटीज़, सिक्योरिटी वगैरह आती हैं। तो यूजिबिलिटी मतलब है ह्यूमन फैक्टर्स, हेल्प और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। यूजिबिलिटी मतलब नाम से पता चल रहा है यूजिबिलिटी क्या है। उसके बाद रिलायबिलिटी का मतलब होता है इसमें फेलियर्स, रिकवरी, रिडक्टेबल्स वगैरह आता है। मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर्स। तो इसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस का आपको पता है कि ये हमारे पास परफॉर्मेंस मतलब कि हमारा जो इसमें रिस्पॉन्स थ्रूपुट, यानी कि इसमें जो हमारे सिस्टम्स का कितने, उस पर कितना रिस्पॉन्स, ज़्यादा टाइम लग रहा है या कम टाइम लग रहा है, कितने परफॉर्मेंस है कि हमारा स्पीड से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, तो इसकी क्या परफॉर्मेंस वगैरह वो देखी जाती है। यानी कि इस परफॉर्मेंस में हमारे पास रिसोर्स यूजेज, एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी या फिर रिस्पॉन्स टाइम वगैरह इसमें हमारे पास आ जाता है। तो उसके बाद हमारे पास सपोर्टेबिलिटी, यानी कि यकीन की चीज़ों को सपोर्ट्स वगैरह कहते हैं, मेंटेनेबिलिटी, कन्फिग्रेशन वगैरह, फिर आपको इसको कह लें सपोर्टेबिलिटी को। अडाप्टेबिलिटी वगैरह भी इसी को कहते हैं, सपोर्टेबिलिटी में जो आती है अडाप्टेबिलिटी वगैरह, मेंटेनेबिलिटी, जो भी कन्फिग्रेशन। तो ये हमारे पास जो पहली थी, ये हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट्स थी। और ये आपको जो लास्ट में मैंने डिस्कस की, ये नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स वगैरह में आती हैं चीज़ें। तो एंसिली एंड सब फैक्टर्स, यानी कि जो आपको ये प्लस का निशान जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब एंसिली और सब फैक्टर, यानी कि एंसिली मतलब कि मामूली सी, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर मामूली सी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आती हैं वो हम देखते हैं। ये तो हमारे पास हाईलाइटेड रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, रिक्वायर फंक्शन और नॉन फंक्शन वगैरह में।
तो अब जो मामूली सी आम सी हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह इसमें जो एंसली और जो प्लस मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन उसका मतलब कि इंक्लूड्स लिमिटेशन वगैरह। हमारे लिमिटेशन मतलब कि जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी लिमिटेशंस, या फिर हमारे पास आ सकता है इसमें इम्प्लीमेंटेशन में टूल कौन सा होगा, लैंग्वेज कौन सी होगी, हार्डवेयर हम कौन सा यूज़ वगैरह करेंगे, तो वो चीज़ें आती हैं। इंटरफेस में मतलब कि जो हमारा ये जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन, इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस किस तरह का होगा इसके बारे में, और उसमें कौन कौन से ऑपरेशन वगैरह यूज़ करेंगे। तो उसमें पैकेजिंग मतलब जैसे कि आप कोई भी चीज़ को किसी डिब्बे वगैरह में पैक करते हैं, तो ये वो पैकेजिंग है। पैक को आप अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आपका जो फिजिकल बॉक्स होता है उसको हम क्या पैकिंग कहते हैं। तो हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट्स यानी कि लाइसेंस वगैरह इसमें कोई यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है तो उसके बारे में आता है। तो अब जो आम से रिक्वायरमेंट की टू मेजर टाइप्स है, जो आम अगर हम यूनिफाइड प्रोसेस के अलावा बात करें तो उसकी फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो ये भी इसी में डिस्कस की जाती हैं, और इसके साथ साथ वो जो मैं आपको पहले डिस्कस फॉर्बिज वगैरह वो भी यूज़ करती हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये मैं बता चुका हूँ, तो इसको थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं। यानी कि यूज़ केस जो हमने यूज़ किया था, यूज़ केस मॉडल्स वगैरह, तो उसमें हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट जितनी भी हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी कि जो हमें यूज़र ने हमें बताई थी वो हमारे पास हाईलाइटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी। और यहाँ फिर हमारे पास जो विजन होता है आर्टिफैक्ट्स वगैरह के सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। यूनिफाइड प्रोसेस के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारे के सारी रिक्वायरमेंट्स ही हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो सारे कुछ नेसेसरीज होती हैं। तो अब हम देखते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक बात याद रहे कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लास्ट जो मोस्टली रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लास्ट पे आईएलटीज आता है। जैसे कि ओपन कार्ड, इसको ये क्या कहते हैं, आईएलटीज ऑफ अ सिस्टम, यानी कि ये आप देख सकते हैं क्वालिटी है, क्वालिटी के लास्ट पे आईएलटीज आ रहा है। तो रिलायबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, परफॉर्मेंस वगैरह, तो हम देख सकते हैं तीनों का लास्ट पे क्या है, आईएलटीज, लेकिन सिर्फ एक परफॉर्मेंस के लास्ट पे नहीं है। तो इसलिए जो ज़्यादातर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है आईएलटीज आता है। और हम जैसे कि ग्लोसरी हमने डिस्कस की, डाटा डिक्शनरी डिस्कस की है, सप्लीमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, ये सारी हमने डिस्कस की है। तो इन सब में क्या ये हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ये सारी की सारी, या फिर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स क्या है ये भी हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, और अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।